आज टेट की ब्रह्मास्त्र क्लास 1। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा उसका आगे आने वाली जो क्लासेस हैं एग्ज़ाम तक, आज टेट के एग्ज़ाम तक, उन क्लासेस में पढ़े हुए का पूरा निष्कर्ष, पूरा निचोड़ हम इन क्लासेस में लेके आएंगे। तो आज ये पहली क्लास है। आज टेट तक का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ तक चलती रहेंगी, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 2 दिन में क्लास आए या हर रोज़ आए, इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता। तो आज ये पहली क्लास है। हिंदी और हरियाणा जीके का इसमें पार्ट रहेगा। पहले हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहेंगे और ये वो प्रश्न हैं जो या तो आ चुके हैं एग्ज़ाम में पहले, किसी न किसी एग्ज़ाम में, टेट में या फिर और कहीं, या फिर आने की प्रबल संभावना बन रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु, अन प्लस ऐ, अनु आय, अनु ऐ और अनु ऐ। तो इसका हो जाएगा कौन सा? अनु प्लस ऐ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब इसमें संधि कौन सी है? इसमें यण संधि रहेगी। यण संधि नियम कौन सा लागू हुआ इसमें कि यदि ऊ और ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उसका वह बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्वर संधि का जो पार्ट है कौन सा? यण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेशना। अब इसने पूछी है गुण संधि, तो पहले में तो है दीर्घ संधि, सिंधु प्लस ऊर्मी हो जाएगा। ठीक है, ये दीर्घ संधि है। भारतेंदु में गुण संधि है, भारत प्लस इंदु हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नारीश्वर में फिर जो है दीर्घ संधि है, नारी प्लस ईश्वर हो जाएगा। लोकेशना ये गलत है, लोकेशना ऐसे नहीं होता, ये हो जाता लोकैष्णा। ठीक है ना, लोक प्लस एशना इसकी संधि विच्छेद होगी और ये चली जाएगी फिर किसमें? वृद्धि संधि में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भगवत भक्ति में कौन सा संधि नियम लागू हुआ है? भगवत भक्ति देखो, तो इसमें आपको बताऊं, अब इसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा भगवत प्लस भक्ति। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें? ये यहाँ पे ये घोष वर्ण है, ये घोष वर्ण है, और ये इसका मुकाबला यदि घोष से होगा और ये तय है ए घोष, इसका यदि मुकाबला घोष से होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। तो इसमें कहता है कि कौन सा नियम लागू हुआ? तो तय का दय होना। ये ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा इसमें, तय का दय होना, भगवत भक्ति। ठीक है, आगे देखिए, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? समास मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, अर्थात वह कोई विशेष। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? किसी थर्ड पर्सन के लिए ये प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। मृत्यु को जीत लिया है जिसने, ये इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शास्त्र प्रवीण शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो उससे पहले हमें इसका विग्रह करना पड़ेगा। शास्त्र प्रवीण, इसमें इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह हो जाएगा शास्त्र में प्रवीण में। अब में किसके चिन्ह है? में पर ये आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास में। ठीक
ठीक है ना, शास्त्र प्रवीण, ठीक है, युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण, उसी प्रकार का है ये भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए क्या है, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? यावत जीवन, प्रत्यंग, हर रोज और श्रम साध्य। तो यावत जीवन, जब तक जीवन है, इसमें यावत क्या है, अव्यय है, ये वाला यावत प्लस जीवन, और संधि कौन सी हो जाएगी, संधि हो जाएगी इसमें व्यंजन, ठीक है ना। तय के बाद यदि जय जय हो तो तय का जय बन जाता है, ठीक है। प्रत्यंग, प्रति प्लस अंग, इसमें भी अव्यय है, उपसर्ग है पहले, और इसमें संधि बन जाएगी कौन सी, यण। अभी बताया था, पहला ही प्रश्न था वो। हर रोज, रोज रोज, ठीक है। ये तीनों इसमें अव्ययभाव समास है, बाकी नहीं है कौन सा, श्रम साध्य। तो इसका विग्रह हो जाएगा श्रम से साध्य, ठीक है ना। और ये कर्ण तत्पुरुष हो जाएगी, कर्ण तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत्कर्ष में तो इसमें लगा है उत उपसर्ग, ठीक है ना, नहीं उद, उद प्लस कर्ष हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि क है ए घोष, और यदि द का यदि क्या होगा, द का के साथ द का क के साथ मेल होगा, तो ये भी इसको क्या बना देगा, ए घोष। तो इसमें उद उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? किसने पूछा है, मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो मूल शब्द तो इसमें हो जाएगा प्रमाण, और प्रत्यय हो जाएगा इक, ठीक है ना, प्रमाण और इक। क्योंकि जब भी किसी शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ेगा तो उसमें या तो दीर्घ होगा वो, या फिर उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पे प्रमाण था तो यहाँ प्रामाणिक हो गया, प्रामाणिक, ठीक है ना। जैसे देव प्लस इक दैविक बन जाएगा, दैविक। देखो देव प्लस इक, यहाँ पे हर्षव है, वैसे तो दीर्घ है, लेकिन यहाँ पे एक ही मात्रा है। अब इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, एक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन जाएगा दैविक, दैविक। ये देखो क्या बन गया, यहाँ पे वृद्धि हो गई इसमें। तो इसी प्रकार से यदि प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि होती है या वो दीर्घ बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है। अट्टालिका, उज्जल, उज्ज्वल है, उज्जवल नहीं है, ओष्ठ और उजाला। तो ये अट्टालिका, ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा अटारी। उज्जल सफ़ेद हो जाएगा इसका, उजाला, हाँ उजाला ही होगा इसका। ओष्ठ इसका हो जाएगा ओठ। तो यहाँ पे जो उजाला है वो शब्द है तद्भव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची बाद में देखेंगे, पहले इसकी संधि क्या करेंगे, संधि क्या होगी वो देखो। तो इसकी हो जाएगी खग प्लस ईश, खग प्लस ईश, और ये गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। अब पर्यायवाची किसका है ये? तो ये है वैन्ते का। वैन्ते, वैन्ते किसका पर्यायवाची है? शायद ये भी नहीं पता होगा लगभग बच्चों को। तो ये है गरुड़ का, गरुड़ पक्षियों का राजा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वर्षा। अब इसका विलोम पूछा है, तो अति का, पहले अति का ही देख लो, विलोम क्या होता है? अति का होता है अल्प। अति होती है ज़्यादा और अल्प मतलब कम, ठीक है। तो पहला ही
ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अल्प वृष्टि, बहुत ही कम वर्षा। जो इतिहास से पहले का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इतिहास से पहले का हो, पहले का मतलब प्राग, ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ठीक है ना, जो पहले इतिहास का हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। साथ साथ अपने साथियों को शेयर करते रहें। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यद्यपि वह पंडित है फिर भी अठी है, इस मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो देखो, लेकिन ये मिश्र वाक्य है, अब इसको बनाना है संयुक्त वाक्य। वह पंडित है किंतु हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, वह पंडित भी है और हठी भी है, वह पंडित भी है और हठी भी है, क्योंकि वह पंडित है इसलिए हठी है। अब संदेह कहाँ पैदा हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी में और ए में, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या बनेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह पंडित तो है लेकिन हठी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह सब लोग भले हैं, गलत हो जाएगा, वे आ जाएगा यहाँ पे, वह नहीं आएगा, वह एक के लिए आता है, यहाँ पे लोग कर दिया, यहाँ पे वह गलत है। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति भी थे, भीड़ में 4 व्यक्ति पटना के भी थे, ऐसे आता, ये गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेक का बहुवचन बना दिया, ये भी गलत है, क्योंकि अनेक ही एक का बहुवचन है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, तरणी और तरणी, बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो तरणी छोटी मात्रा जो होती है वो होता है, उसका होता है सूर्य, और तरणी जो बड़ी मात्रा होती है न को, वो हो जाएगी नाव, ठीक है, ये वाला मैंने ये शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। युवती जो है तरुणी होती है, तरुणी युवती, तरणी नहीं होती। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ, विज्ञ, या फिर सुविज्ञ, या प्रज्ञ, तो इसका हो जाएगा विज्ञ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। विज्ञ होता है जानकार, अभिज्ञ होता है अनजान। माधुर्य गुण किस रस में मुख्य रूप से पाया जाता है? वीर, श्रृंगार, रौद्र, भयानक। तो रौद्र भयानक में तो माधुर्य गुण कहाँ से होगा? वीर में भी नहीं होगा, श्रृंगार रस में आता है माधुर्य रस, ऑप्शन नंबर बी। कनक कनक ते सौगुनी मादिकता अधिकाय, ये काफ़ी फेमस अलंकार का उदाहरण है ये, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार, ठीक है। यहाँ कनक और कनक के को 2 बार दिया है, लेकिन कनक एक का मतलब होता है सोना और एक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा मतलब जो एक पौधा होता है उसके जो बीज होते हैं वो काफ़ी नशीले होते हैं, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी कि एक जिसके पास सोना है, गोल्ड, मादकता होती है एक नशा, तो जिसके पास सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में है उसको घमंड का नशा है, और कनक मतलब धतूरा, जो धतूरे के बीज खा लेता है उसको वैसे नशा हो जाता है। तो यहाँ दोनों के अर्थ अलग है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर।
अब यहाँ देखिए, इसमें सलेस अलंकार है, ये भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है ना। तो यहाँ चोर के लिए, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ सुबरन का मतलब होता है सुंदर वर्ण, ठीक है। कवि के लिए होता है, हाँ देखिए एक बार इसको समझिए अच्छे से। ये जो सुवर्ण है, ये कवि के लिए तो अच्छे वर्ण, अच्छे अक्षर, व्यभिचारी के लिए होता है सुबर, सुबर का मतलब एक अच्छा पति वो, और चोर के लिए सुवर्ण का मतलब सोना। तो यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ बताए गए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे सलेस अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चरण कमल बंधु हरि राई, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें उपमेय में उपमा का आरोप किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका रूपक। विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह सूत्र किसका है, तो ये आचार्य भरत मुनि का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरत मुनि, ठीक है ना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, और वैसे इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा इस पंक्ति में। ये कहता है कि मूक होई वाचाल, जो गूंगे लोग होते हैं वो अत्यधिक बोलने लग जाते हैं, और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, और जो पंगु लंगड़े जो होते हैं व्यक्ति, वो गिरिवर पर्वत की चोटी पर जो है चढ़ जाते हैं। यहाँ पे वैसे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा इस पंक्ति में, लेकिन इसने पूछा है छंद, तो छंद इसमें हो जाएगा सोरठा। कौन सा बनेगा, सोरठा। 11 और 13 मात्राओं का संयोग होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं, यानी कि इसके जो फाउंडर हैं, इसके रचयिता कौन है, तो वो है पिंगल ऋषि। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भरतमुनि नाट्य शास्त्र के हैं। पतंजलि जो एक पतंजलि ध्यान नहीं आ रहा, और पाणिनि है अष्टाध्यायी। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या है, तो ये तीनों शब्द शक्तियाँ हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द की ये 3 शक्तियाँ मानी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। घटोत्कच भीम का पुत्र था, इस वाक्य में घटोत्कच कौन सी संज्ञा है, तो घटोत्कच अपने नाम से जो अनेक एक पहचान है विशेष, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय और संज्ञा है, तो बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है, और बुढ़ापा है तो ये किसी भाव का बोध करवा रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्राण, पुस्तक, लड़का, पौधा, तो प्राण जो शब्द है, प्राण, ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इस जैसे शब्द और भी हैं, जैसे प्राण, केस, होश, समाचार, ठीक है, हस्ताक्षर, ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि प्यास के मारे उसके प्राण निकले जा रहे थे, ठीक है ना, ऐसे इसका वाक्य नहीं बनेगा कि प्यास का मारा उसका प्राण निकला जा रहा था, तो प्राण एक थोड़ी होता है, प्राण बहुवचन में आएगा। प्रिंसिपल के हस्ताक्षर करवा लो, के इनके बहुवचन में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो साधु का हो जाएगा साध्वी।
ऑप्शन नंबर बी। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कुल्हाड़ी से कौन सा कारक है में? तो इसमें कुल्हाड़ी से जो यहाँ पे जो है कुल्हाड़ी, वो साधन का कार्य कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। साधकतम कर्णम, संस्कृत में एक बिल्कुल शॉर्ट इसकी परिभाषा है कि साधकतम कर्णम, साधन ही जो है वो कर्ण का कार्य करता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चूहा बिल से बाहर निकला, अब यहाँ भी से है और उसमें भी से था, यहाँ चूहा और बिल का अलगाववाद हो रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो ये है एक दूसरे से जोड़ रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। निजवाचक में किसका बोध होता है? स्वयं, अपने आप, खुद। निश्चयवाचक में यह, वह, ठीक है। पुरुषवाचक में मैं, तुम, हमारा, ठीक है, इसका बोध होता है। आगे देखिए, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? इस वाक्य में यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। क्या होता है सार्वनामिक विशेषण? जो संज्ञा से तुरंत पहले लगकर उस संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता हूँ, उसकी विशेषता बताता हूँ, वो है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन देखिए क्या है इसमें? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। राधा बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? तो यहाँ पे देखो, अब एक बार बहुत को छोड़ो, राधा सुंदर लड़की है, तो इसमें सुंदर विशेषण है। अब विशेषण की विशेषता बता रहे हैं बहुत, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रविशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताए क्या कहेंगे? उसे प्रविशेषण कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया है? रामू सदा रोता रहता है, रोना एक कर्मक है। हरीश बस पर चढ़ गया, पर का क्या मतलब हुआ? यहाँ भी नहीं, अधिकरण कारक है। सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। ये जो केले हैं वो सहकर्मक के साथ है, कर्म है केले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। वह पढ़कर सो गया, इस वाक्य में पढ़कर कौन सी क्रिया है? तो ये है पूर्वकालिक क्रिया, जहाँ कर्ता एक कार्य को समाप्त करके और दूसरे कार्य में लग जाए, और जहाँ पे क्रिया के साथ कर या करके का बोध हो, वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, संबंधवाचक, नहीं रीतिवाचक, कालवाचक, नहीं सॉरी ये तो उसके आगे समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये इसके 4 भेद होते हैं। अगला देखिए, धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे इसमें क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान का क्या होगा? विद्वती नहीं होगा, ये हो जाएगा विदुषी। और कई बार विदुषी में मात्रा छोटी दे देते हैं, से को, बड़ी आएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना हो जाएगा यहाँ पे मदद करने से साफ मना करना, ऑप्शन नंबर ए। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कम परिश्रम करने से अधिक लाभ, गलत। परिश्रम बहुत अधिक, लाभ बहुत कम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हाँ मैं यहाँ यह काम करूँगा, हाँ मैं यह काम करूँगा, हाँ मैं यह काम करूँगा, निकलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ मैं यह काम करूँगा, हाँ के बाद थोड़ा सा विराम लिया जा रहा है, तो हाँ के बाद यहाँ पे अलग विराम आएगा, ये सही है। खड़ी बोली का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो खड़ी बोली का हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर शौरसेनी अपभ्रंश और फिर खड़ी बोली, ऐसे हुआ इसका, ये चलता है क्रम। हिंदी में वर्णमाला में अंग और अह को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। और हिंदी में दो ही है ये, तो क्या बोलते हैं इसको? अयोगवाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न ही क्या है? व्यंजन है। क, च, ट, त, प का वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान की ट्रिक जो है मैंने करवा रखी है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना, वो 5 या 6 शब्दों में ही पूरे उच्चारण स्थान को कवर कर देगी। सूत्र बना रखे मैंने अपने खुद से। क, चैट, तो क का होता है कंठ, ठीक है। च का हो जाएगा तालु, ट का हो जाएगा मूर्धा, तय का हो जाएगा दंत और पै का हो जाएगा ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिनेमा घर किस प्रकार का शब्द है? तो सिनेमा ये इंग्लिश का शब्द है सिनेमा, और घर हो जाएगा आपका हिंदी का, तो ये संकर शब्द है, हाइब्रिड इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुख्य अर्थ का बोध होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कौन सी है? तो इसको बोलते हैं भाई लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा, जहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होता है वहाँ ये समझो कि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे सैनिकों ने कमर कस ली, तो कमर कसने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि उन्होंने टाई इसको जो बेल्ट को जो है वो टाइट कर दिया, यानी कि तैयार होना, युद्ध के लिए तैयार हो। यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, कौन से कहलाते हैं? तो ये और वह को अर्ध स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। ये और वह को अर्ध स्वर बोलते हैं। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में रेखांकित पद पेड़ से कौन सी विभक्ति और कारक है? तो अभी पीछे इस प्रकार का उदाहरण आया था कि जैसे चूहा बिल से निकला, तो यहाँ पे लड़के और पेड़ का भी अलगाववाद हो रहा है, तो ये पंचमी विभक्ति है और पदन कारक हो जाएगा। तो ये थे हिंदी के प्रश्न हमारे। अब देखेंगे हरियाणा जीके के प्रश्न। सभी प्रश्न जो है वो आए हुए हैं, तो देखो किस प्रकार के प्रश्न हैं वो देखते हैं। इसमें है परिवहन एवं संचार व्यवस्था। आज के ये प्रश्न रहेंगे। पहले जो एग्ज़ाम हुए उनमें पूछे गए प्रश्न ही हैं यहाँ पे, और साथ में दिखाया भी गया है कि ये प्रश्न कब और कौन सी परीक्षा में आया था। तो पहला प्रश्न इसका क्या है? हरियाणा का एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। तो ये है पानीपत वाला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो इसका, हरियाणा का पानीपत एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण दिल्ली और अमृतसर के बीच NH 44 पर यातायात को आसान बनाने के लिए किया गया है। यानी कि चंडीगढ़ से बाद में अमृतसर तक जो है ये जाता है। लगभग सभी ने यहाँ से सफ़र किया होगा। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप
खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है ये? भगत सिंह। हाँ ये सॉरी, भगत सिंह नहीं, महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसे जाना जाता है। आगे देखो, भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोको शेड कहाँ स्थित है? तो ये है रेवाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इसको देख लीजिए, इसका विस्तार देखें। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प शेड फेरी कबीन जो है वो हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी सक्रिय वाष्प शेड है, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया था। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% खालिस्तान प्राप्त करने वाला राज्य बना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क। ठीक है ना। आगे देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग ने 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकला है, सिवाय कहाँ से नहीं निकला? राष्ट्रीय राजमार्ग 10, तो ये भिवानी से नहीं निकला था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय महामार्ग का हिस्सा है? तो देखो 2 बार आ चुका है प्रश्न ये, तो ये किसका हिस्सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनच 8। अब अनच 8 ये अनच 48 बन गया। ठीक है ना, ये पुराना प्रश्न था, अब इसको अनच 48 के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ये देखिए 48 का हिस्सा बन गया है। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा सरकार केंद्र के द्वारा निम्न अनुपात में किया जाएगा। तो ये 80:20, ये इसका रेशियो रहेगा 80:20 का। ठीक है ना, 80:20। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के खालिस्तान जिले तक मेट्रो रेल विस्तार की अनुशंसा की है। तो ये सोनीपत आ जाएगा इसमें, सोनीपत जिले तक यहाँ पे रेल विस्तार की अनुशंसा की है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो ये वैसे तो कितना, वैसे सही देखें तो 38 है, लेकिन इसमें 38 ऑप्शन नहीं है, तो 36 कर देंगे हम इसका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो लगभग इसके समान है ये देखो, यहाँ पे हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 38 है, जिसकी वर्तमान कुल लंबाई 3391 किलोमीटर है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये है दिल्ली जयपुर पर। ऑप्शन नंबर ए। KMP का पूरा नाम क्या है? तो ये है कुंडली मानेसर पलवल। ऑप्शन नंबर सी। जिसकी हरियाणा में स्थित लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर और 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस ज़िले में है? तो देखो ऑप्शन क्या है इसमें, तो पक्की सड़कों की शायद सिरसा में ही होनी चाहिए, भिवानी में। सिरसा का ऑप्शन ही नहीं है, तो भिवानी में है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो ये गुड़गांव में पहुंची थी सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था नमक ढोने के लिए। ठीक है, नमक ढोने के लिए आज़ादी से पहले की बात है ये, अंग्रेज़ों के समय में ये यहाँ पे हुआ था, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है? तो ये मेवात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, हिसार हो जाएगा। अंबाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH-72। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने साथियों को शेयर करनी है। इस प्रकार की क्लास जो है एग्ज़ाम तक आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।